तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 1 में बच्चों हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, लीनियस ने क्या किया और फिर RH विटेकर जो आए थे उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण कैसे दिया, जिसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मोनेरा जगत में किस तरीके से जीवों को रखा गया है, क्या उनके लक्षण हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ने वाले हैं सेकंड जगत जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो बच्चों जो प्रोटिस्टा जगत है वो क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है। क्या है बच्चों, एक कोशिकीय, यानी कि कोशिकाओं की संख्या तो एक है लेकिन वो क्या है, यूकैरियोट्स है। ठीक है बच्चों, फिर हम बोल रहे हैं कि ये प्राथमिक रूप से जो सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं। कैसे हैं, मतलब जो प्राथमिक रूप से अपन बोलें कि प्रोटिस्टा की श्रेणी में आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ये जलीय होते हैं, ये जलीय सदस्य होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं इनकी कोशिका में एक सुगठित केंद्रक पाया जाता है। मतलब एक कहते हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली का भी आवरण होता है, जिसकी वजह से ये आराम से मतलब डिग्रेड नहीं हो सकता और एक अच्छा हम कह सकते हैं विकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। फिर हम कह रहे हैं देखो इनकी कोशिका एक सुगठित केंद्रक एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग से बना हुआ होता है। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन युग्मनज बनाने की विधि को लैंगिक जनन से भी करते हैं। मतलब देखो बच्चों जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन भी हो रहा है और साथ ही साथ लैंगिक जनन की क्रिया भी हो रही है। कैसे हो रही है लैंगिक जनन की क्रिया, इसमें युग्मक संलयन भी हो रहा है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि कोशिका का संलयन और युग्मक संलयन के द्वारा ये लैंगिक जनन की क्रिया कर पा रहे हैं। फिर बच्चों अब हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा में किस किस समूह को रखा गया है। तो इनके नाम है बच्चों क्राइसोफाइट। क्या बोलेंगे इनको, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। फिर हम बोलेंगे युग्लिनॉइड, युग्लिनॉइड। फिर हम बोलेंगे अवपंकवक, अवपंकवक। फिर हम बोलेंगे प्रोटोजोआ। मतलब इस तरीके से इसको भी 5 समूह में विभाजित किया गया है प्रोटिस्टा जगत को, जिसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, युग्लिनॉइड, अवपंकवक और प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो बच्चों हम देखते हैं कि क्राइसोफाइट क्या है, क्राइसोफाइट किस तरीके के जीव होते हैं। तो इसके अंदर बच्चों जो जीव होते हैं वो डायएटमिक होते हैं। दैट मीन्स ये सुनहरे शैवाल की तरीके से होते हैं, मतलब चमकीला जैसा एक होता है, शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, चमकीले शैवाल होते हैं, जिसको हम डेस्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेस्मिड कहते हैं। ये स्वच्छ जल, बच्चों ये कहाँ रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं और लवणीय जल में भी ये रह सकते हैं इजीली। फिर हम बोल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इसके लिए इसको अपन क्या कहते हैं, डायएटम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अति सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं इनकी जो कोशिका भित्ति है, आपने साबुनदानी जो देखी है, ठीक है, वो कैसी होती है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से होती है, मतलब छेद बीच में होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अति छादित कवित जो कवच है वो बनाती है। क्या बनाती है, अति छादित एक कवच बनाती है। क्यों बना पाती है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो कैसे होती है, साबुनदानी के समान होती है। फिर हम बोल रहे हैं कि ये भित्तियों में जो बच्चों हम अभी बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट एक डायएटम होता है, ये चमकीले सुनहरे शैवाल होते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो साबुनदानी की तरह होती है, जिसकी वजह से वो एक अतिछादित कवच बना लेती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो इनकी कोशिका भित्ति है बच्चों वो सिलिका से बनी हुई होती है। मतलब उनमें जो कण हैं वो कैसे हैं, सिलिका के बने हुए हैं। इस सिलिका के कारण ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, देखो सिलिका के कारण क्या होते हैं, ये नष्ट नहीं होते, तो आराम से ये जीवित रह पाते हैं। जबकि अति सूक्ष्म होते हैं, मृत डायटम अपने वास स्थान पर
कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ देते हैं। जब डायटम की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो ये क्या करते हैं, जो इनकी बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति, वो किससे बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है। और ये क्या करते हैं, उन सिलिका के छोटे छोटे कण को वहीं पर ही छोड़ देते हैं जहां पर इनकी मृत्यु होती है अवशेष के रूप में। इन अवशेषों को हम क्या कह रहे हैं, डायएटमी मृदा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डायएटमी मृदा। ये जो डायएटमी मृदा है बच्चों, इनका जो उपयोग अपन किसके द्वारा करेंगे, किसके द्वारा करेंगे डायएटमी मृदा का, जैसे पॉलिश हो गया है ना, पॉलिश में फिल्ट्रेशन में काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं निस्पंदन। देखो ये अवशेष डायएटमी मृदा कहलाती है, ठीक है, कण में हो रही है। अब बच्चों टुकड़े टुकड़े होंगे तो इसमें सिलिका के कण पाए जाएंगे। इन कणों के कारण ही इसका उपयोग किसमें अपन कर रहे हैं, पॉलिश, तेल व सिरप के निस्पंदन में कर रहे हैं। यदि आपसे कोई भी पूछे कि पॉलिश, तेल या फिर सिरप है, इनका निस्पंदन या इनका फिल्ट्रेशन किसके द्वारा हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्राइसोफाइट के द्वारा इनका निस्पंदन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है। और जब मृत डायटम मर जाते हैं तो वो अपनी कोशिका भित्ति को वहीं छोड़ देते हैं और वो क्या होते हैं, कणमयी प्रकार के होते हैं। ये समुद्र में मुख्य उत्पादक भी होते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों डायनोफ्लैजिलेट। अभी हमने क्या देखा, क्राइसोफाइट, ठीक है। अब अपन दूसरा इसका समूह देख रहे हैं जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। देखो फ्लैजिलेट है, दैट मीन्स इसमें एक मतलब मोशन के लिए या गमन के लिए क्या होगा, फ्लैजिला होगा, जिसको हम बोलते हैं कशाब, ठीक है। ये मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बना सकते हैं, हाँ है ना। मतलब ये अपना भोजन बनाने के लिए किस पे डिपेंड है, सूर्य पे डिपेंड है, हाँ है ना। फिर हम बोल रहे हैं इसमें मुख्य वर्णक भी होते हैं। आप देखो सूर्य की रोशनी से जो बनाते हैं उनमें अलग अपने वर्णक होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, हाँ या ना। तो इसमें कौन कौन से रंग होगा, पीला, हरा, नीला, भूरा एवं लाल तरह के वर्णक इसमें पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के बाहरी सतह पर सेल्यूलोज पाया जाता है, जबकि जब हमने क्राइसोफाइट के बारे में बात करी तो वो किससे बना हुआ था, किससे बना हुआ था, सिलिका से बना हुआ था। लेकिन जब हम डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं तो इसकी जो भित्ति है बच्चों वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। अब हम बोल रहे हैं कि डायनोफ्लैजिलेट में दो कशाब, अभी मैंने बोला था कि फ्लैजिलेट है ना बच्चों, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला को हम बोलते हैं कशाब, जिसकी वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट है वो वॉक कर पाते हैं या गमन कर पाते हैं। तो इसमें दो कशाब होते हैं, कैसे कैसे, एक तो लंबवत कशाब होता है और एक अनुप्रस्थ काट पर उपस्थित होता है। फिर हम बोल रहे हैं, देखो बच्चों, एक तो ये लंबवत कशाब हो गया जिसकी वजह से गमन कर सकता है, और एक ये अनुप्रस्थ काष्ठ में ही उपस्थित होता है। दो कशाब पाए जाते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि जो लाल रंग के वर्णक वाले, क्या बोल रहे हैं, जो लाल रंग के वर्णक वाले डायनोफ्लैजिलेट होते हैं ना बच्चों, वो समुद्र में क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, और इन विस्फोट की वजह से समुद्र में लाल तरंगे निकलती है। और ये लाल तरंगे क्या होती है, बहुत ज़्यादा विषैली होती है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में मछलियां मर जाती है। बहुत दुख की बात है ना, बहुत दुख की बात है, लेकिन इसका अपना कार्य क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि लाल डायनोफ्लैजिलेट से विस्फोट होता है जिससे समुद्र में लाल तरंगे दिखाई देती है। ये जीव विष का काम करता है, विष का काम करता है जिससे मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, गोनिया लेक्स, किसका एग्जाम्पल है ये, डायनोफ्लैजिलेट का। फिर हम देख रहे हैं बच्चों यूग्लिनॉइड क्या है, ठीक है। इसका तीसरा समूह हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ का। ये क्या है, स्वच्छ स्थिर जल में रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, स्वच्छ और स्थिर जल में रहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के स्थान पर, देखो बच्चों, अभी जब हमने बात करी थी कि आर.एच. विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें कोशिका भित्ति का होना आवश्यक है, हाँ या ना, जबकि वो एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। अभी जो हमने 3 समूह पढ़े प्रोटोजोआ के, हाँ या ना, उसमें हमने
क्या पढ़ा कि एक की जो कोशिका भित्ति है वो सिलिका से बनी हुई है। फिर हमने डायनोफ्लाजेलेट की बात करी तो वो सेलुलोज की बनी हुई है। लेकिन जो यहाँ कोशिका भित्ति है बच्चों, वहां पर एक पेलिकल पाया जाता है जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? मतलब इसका जो बाहरी आवरण है ये कोई कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन एक प्रोटीन युक्त आवरण है जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? पेलिकल कह रहे हैं। आया समझ में? जो कि प्रोटीन युक्त पदार्थ है ना। इसे लचीला बनाते हैं। किसे लचीला बनाते हैं? युग्मनोइड को क्या बनाते हैं? लचीला बनाते हैं। और कौन बनाता है बच्चों? पेलिकल की वजह से ये लचीले बन जाते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि बच्चों देखो लचीला है तो मोशन करेगा, मोशन का मतलब होता है गति, ठीक है। तो इसमें भी दो कशाब पाए जाते हैं, एक छोटा कशाब होता है और एक लंबा कशाब होता है, हाँ या ना। फिर हम बोल रहे हैं कि ये जैसे हमने जब ये डायनोफ्लाजेलेट की बात करी थी तो उसमें हमने बोला था कि प्रकाश संश्लेषी है, दैट मीन्स वो प्रकाश पर उपस्थित है अपने भोजन यापन के लिए। लेकिन बच्चों जब युग्मनोइड की हम बात करेंगे तो जब ये प्रकाश की रोशनी होगी और सूर्य की रोशनी होगी तो ये क्या करेंगे? अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन जब प्रकाश अनुपस्थित होगा तो क्या करेंगे बच्चों? ये परपोषी की तरह कार्य करेंगे, मतलब ये दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। मतलब ये ज्यादा स्मार्ट है कि नहीं? मतलब ये जब मिल रहा है तो भी अपना भोजन ले रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो दूसरों के द्वारा भी अपना भोजन बना पा रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषी की तरह कार्य करते हैं। कौन? युग्मनोइड। जबकि जब प्रकाश अनुपस्थित हो तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? कैसा व्यवहार कर रहे हैं? परपोषी की तरह ये व्यवहार कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि इन पर पाए जाने वाले जो वर्णक हैं बच्चों, जो इन युग्मनोइड पे पाए जाने जो वर्णक हैं वो उच्च पादपों के समान ही होते हैं, जैसे युगलीना। एग्जाम्पल ये देखो, हाँ या ना। अब ये इसका क्या है बच्चों? लंबा वाला कशाब है जिसकी वजह से ये गति कर रहा है। फिर हम देख रहे हैं अवपंक कवक। अब ये अवपंक कवक क्या है बच्चों? चौथा समूह है प्रोटोजोआ का, जो क्या होता है? मृतपोषी प्रोटिस्टा होता है। मतलब अब ये कैसे भोजन बना रहा है? मृत जीवों को खाकर या उनको अपघटित करके, हाँ या ना। ये सड़ी हुई टहनियों और पत्तों के साथ क्या करता है? गति करता है। मतलब ये सड़ी हुई टहनियों को खा करके पत्तों के साथ मतलब अपना भोजन बनाता जाता है, खाता जाता है और गति करता जाता है और जैविक पदार्थों का भक्षण करता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। बच्चों ये क्या बनाते हैं? जब इनको अनुकूल परिस्थिति बन जाती है तो ये प्लाज्मोडियम की तरह एक संरचना बना लेते हैं जो बहुत लंबी और लंबाई तक हो सकती है। मतलब बहुत लंबी संरचना बना लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु युक्त हो जाते हैं। देखो जब इनके अकॉर्डिंग परिस्थितियां होगी तो ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होगी, इनके प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों? बीजाणु युक्त फलनकाय संरचना बना लेंगे, जिनका परिक्षेपण यानी कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो कैसा होगा? हवा के साथ होगा, वायु के साथ हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि इनकी जो संरचना है बच्चों, देखो इसकी यहाँ पर इन्होंने क्या बना रखा है? बीजाणु युक्त संरचनाएं बना रखी है। फिर हम देख रहे हैं बच्चों लास्ट लास्ट समूह है ये प्रोटिस्टा ग्रुप का, लेकिन इसका नाम क्या है? प्रोटोजुआ। अपन को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रोटिस्टा और प्रोटोजुआ में कहीं आप बोलो कि नहीं प्रोटिस्टा तो हमारा जगत है, नहीं, प्रोटोजुआ तो हमारा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, जिसका पांचवा समूह जो है बच्चों वो है प्रोटोजुआ। आया समझ में? ये कैसे होते हैं बच्चों? परपोषी यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। फिर हम बोल रहे हैं ये परभक्षी और परजीवी डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये क्या है? परपोषी है, तो ये परजीवी भी होंगे और परभक्षी भी होंगे। इनके को भी 4 समूह में बांटा गया है, यानी कि जो प्रोटोजोआ है पांचवा समूह प्रोटिस्टा जगत का, उसको भी 4 समूह में बांटा गया है। जैसे अमीबीय प्रोटोजोआ, क्या नाम है इसका? अमीबीय प्रोटोजोआ। ये समुद्री जल
स्वच्छ जल व नम्र मृदा में पाए जाते हैं। जो अमीबी प्रोटोजोआ है वो स्वच्छ जल नम्र मृदा में पाए जाते हैं। अपने कूट पादों से ही शिकार करते हैं। जो इनके कूट पाद है जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, उनके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला है, ये परपोषी है, परभक्षी है, हाँ या ना। तो इसके जो 4 उदाहरण होंगे वो भी परभक्षी ही होंगे, हाँ या ना। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर इन पर भी क्या पाई जाती है बच्चों, सिलिका पाई जाती है। मतलब जो अन्य समुद्री जीव हैं उनकी तरह इन पर भी क्या पाई जा रही है, सिलिका पाई जाती है। इनमें से कुछ एंट अमीबी परजीवी भी होते हैं। मतलब एंट अमीबी परजीवी भी इनमें से कुछ जीव होते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि कशाभी प्रोटोजोआ। बच्चों देखो, कशाभी जब आ जाता है मतलब अपन उसके बारे में बात करते हैं कि वो मोशन वाला होता है, जिसमें अपन गति की बात करते हैं, हाँ या ना। तो ये स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। मतलब ये स्वच्छ जल में रहते हैं और परजीवी होते हैं। इनमें कशाब पाया जाता है। कशाबी है तो कशाब पाया जाएगा, दैट मीन्स इसमें गति होगी। परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ रोग कारक होते हैं। बच्चों जो ये कशाबी प्रोटोजोआ है ना वो रोग कारक होते हैं, ठीक है। मतलब हमको बीमार करने में सक्षम होते हैं। निर्दालु व्याधि, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही नींद नहीं आती, वो नींद की गोलियां लेते हैं, तो हो सकता है वो डिजीज इसकी वजह से भी हो सकती है, जिसको अपन बोलते हैं निद्रालु व्याधि, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये तीसरा कहा है भाग इसका, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है। पक्षमाभी यानी कि इसके पास भी कशाब होंगे और ये जल्दी 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 दौड़ते हैं या जल्दी जल्दी गति करते हैं। फिर हम बोल रहे हैं इन पर हजारों पक्षमाभ होते हैं। मतलब इनके ऊपर हजारों हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब आपके पास 2 पैर से आप इतना तेज दौड़ सकते हो तो हजारों यदि पैर होंगे तो आप कितना जल्दी दौड़ पाओगे, हाँ या ना। तो इनकी गति बहुत ज़्यादा होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। फिर हम बात कर रहे हैं स्पोराजोआ की। स्पोरोजोआ जो होता है बच्चों, इसके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। मतलब स्पोरोजोआ भी क्या है, रोग कारक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो संक्रमण करने में हेल्प करते हैं इनकी। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है, ये देखो इसकी संरचना, ये इसी की प्रजाति का है, किसका, स्पोरोजोआ का। फिर हम देखेंगे बच्चों आगे पार्ट में, हम देखेंगे जब इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे तो इसका नेक्स्ट जगह देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अपन पार्ट 3 के साथ में। धन्यवाद।